सर्दी ज्यादा है लेकिन फिर भी बोलना तो जोर से पड़ेगा। दत्त भगवान की जय, भारत माता की जय, सदगुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। और शिव मंच पर विराजमान बिहार के महामहिम राज्यपाल और केवल राजनीति में नहीं सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने अद्भुत काम किया है, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये शरीर धारण किया है, हम सबके श्रद्धेय सदगुरु राष्ट्र संत भय्यूजी महाराज भारती, क्योंकि वो सब चीजों से ऊपर उठ गए। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम अगर मैंने किसी में देखा है, वह हमारे सदगुरु भय्यूजी महाराज। उनके चरणों में प्रणाम और उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। राष्ट्र उनका ऋणी है। मेरे अपने भाई जिनके साथ वर्षों तक मैंने काम किया है, सैयद शहनवाज हुसैन जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। देश के गौरव, भारत की शान जिन्हें पूरी दुनिया में बढ़ाई है, मेरे छोटे भाई सुशील कुमार जी, उनका भी हृदय से स्वागत है। भाई जयभान सिंह पवैया जी, रामकृष्ण कुसमरिया जी, विशंबर चौधरी जी, श्री कुछ लोग अभी निकल गए यहाँ से, विजय जी, मंजा सिंह, दीदी बैठी है अनुराधा जी, जिनको अभी सुनना है, हमारी महापौर जी, आदमी भी बैठे हुए हैं। मैं भी कहता हूं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, इससे बड़ा नाम कोई दूसरा हो नहीं सकता। हमारे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए क्षमा करेंगे सभी मेरे विधायक साथीगण, मंचासीन, सभी ये अद्भुत मंच है सचमुच में। अन्ना साहब भी हमारे मित्र सांसद के हम साथ लोग विराजे हुए हैं और संत समाज यहां विराजमान है। एक अद्भुत दृश्य है इस मंच पर। भारत की परंपरा रही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी भी रास्ते पर जाओ पहुंचोगे अंततः उसी परमपिता परमात्मा तक, और इसलिए सब धर्म उस तक पहुंचने के मार्ग है। आज इस धर्म पर, इस मंच पर सभी धर्मगुरु मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे सभी धर्म गुरुगण यहाँ उपस्थित, मेरे सभी भाइयों बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी जी भी आज मेरे साथ आई हुई है, और मेरे भांजे और भांजियों, माता जी यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारी माँ है और उनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, लंबी बात नहीं कहना, लेकिन सचमुच में भारत की जो परंपरा है वो जीवित मैंने देखी तो इस मंच पर देखी। भारत की परंपरा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की, सर्वधर्म संभाव यहाँ दिखाई दिया। भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, अयम निजम परा वेत्ति, गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वसुदैव कुटुंबकम चरितार्थ होते हुए देखा तो भय्यूजी महाराज के चरित्र में हमने चरितार्थ होते हुए देखा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण का जो भाव देखा वो इस मंच पर हमने देखा। और भय्यूजी महाराज ने आज जो कहा है कि गरीब के लिए काम, अनाथ के लिए काम, दीन के लिए काम, दुखी के लिए काम, शायद भारत ने हजारों पहले उद्घोष किया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो साकार होते हुए देखा। तो इस मंच पर देखा भैयू जी महाराज राष्ट्र संत है, हम सब उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जहां तक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का सवाल है, ये तो उनकी कृपा है। देखिए इतना जरूर कह सकते हैं कि एक भाव बचपन से मन में है, और वो भाव यही है कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान है। एक ही चेतना सब में है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो मनुष्य मात्र में है। इसलिए शायद हम कहते रहे सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। एक चेतना, जब एक चेतना सब में है, केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी वही चेतना है, पशु पक्षियों में वो है, कीट पतंगों में वो है, और केवल कीट पतंग पशु पक्षियों में नहीं, वो पेड़ पौधों में है, नदियों में है, समुद्रों में है, ग्रह नक्षत्र तारों में है। और जब वो सब में वो है तो वो हम में भी है और तुम में भी है। तो हम और तुम अलग कहाँ हुए? जब एक ही चेतना सब में है तो फिर ये बात आती है कि हम सबसे प्रेम क्यों ना करें, कौन दूसरा है हमारे लिए। और इसलिए फिर गरीब की सेवा का भाव भी जागता है, दीन दुखी की सेवा का भाव भी जागता है। और इसी भाव को लेके बचपन से काम करने की कोशिश की है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ गरीब के कल्याण का जो काम आपने हाथ में लिया है, मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं ये कह रहा हूँ कि सारा काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा करना ही होगा। और समाज को खड़ा करने का काम आप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो हमने एक अलग कोशिश की है, सरकार पीछे रहे और समाज आगे रहे। इसलिए जितनी बड़ी योजनाएं बनाई वल्लभ भवन में बैठ के मंत्री और ब्यूरोक्रेट के साथ नहीं बनाई, हमने उस वर्ग की पंचायतें मत बुला के वैसी योजना बनाई। अगर लाडली लक्ष्मी बनाई तो महिलाओं की पंचायत में बहनों से पूछ के योजना बनाई। अगर गरीबों के कल्याण की योजना बनाई तो गरीबों की पंचायत बुला के बनाई। अगर विद्यार्थियों के कल्याण की योजना बनाई तो उनकी पंचायत बुला के बनाई। और जब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, हम लोगों ने गरीबों की बात की, श्रद्धेय भैयू जी महाराज जी ने, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में तय किया रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम हर एक के लिए जरूरी है। कुछ लोगों ने आलोचना की होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जब हमने फैसला किया कि गरीब को 1 रुपया किलो चावल देंगे, 1 रुपया किलो गेहूं देंगे, 1 रुपया किलो नमक देंगे, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो मुझे लोगों का इतना सस्ता लुटाए जा रहे हो, खजाना खाली हो जाएगा, ये न्याय नहीं है। मैंने कहा यही न्याय है। और ये न्याय इसलिए है कि भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, खदानें बनाई तो सबके लिए बनाई। लेकिन सबके पास तो नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ आए हैं उन्हें सस्ता बांट देते हैं। यही तो सामाजिक न्याय है। आखिर उस गरीब का भी तो हक है। कई बार मन में तकलीफ होती है, वेदना होती है, पीड़ा होती है। आजादी के 70 साल के बाद भी कई गरीब ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उनका अपना नहीं है। कई बार वो डराए जाते हैं, सताए जाते हैं, अतिक्रमण कर लिया है, हटा देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन रहा है जिसमें कानून बना के हम तय कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ है, जिसने इस माटी पर जन्म लिया है, रहने की जमीन का टुकड़ा तो उसको कानून बना के देंगे। इस धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रह पाएगा। ये फैसला मध्य प्रदेश में प्रदेश की सरकार ने किया है। इलाज की बात परम श्रद्धेय भैयू जी महाराज कर रहे थे, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की कोशिश की है। और पढ़ाई के मामले में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक फैसला हमने किया। आप टैलेंट की बात कर रहे थे, ये बात सच है। मध्य प्रदेश के बच्चे मुझे मामा कहते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मामा मामा कह के दौड़ते हैं, भांजे भांजी भी दौड़ते हैं और मामा भी उनकी तरफ दौड़ता है। एक अलग तरह का रिश्ता मध्य प्रदेश के बच्चों से मेरा है। जब मैं उतर के जाता हूँ जनता से मिलने, तो माँ की गोद में बैठा हुआ छोटा बेटा बेटी भी माँ की गोद से ही कहता है मामा आजा, मामा आजा। और मैं भी उसके पास पहुँच जाता हूँ। प्रेम की कच्ची डोर से परमात्मा ने इस बच्चों से मुझे बांधा है। और मैं एक ही प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि जब तक जीवन की डोर रहे, इस प्रेम की कच्ची डोर को टूटने मत देना। उन बच्चों के कल्याण के लिए बाकी सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक फैसला और मध्य प्रदेश हमने किया है, वो जरूर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ बेटे बेटी मिलते हैं,
बड़ी संख्या में मिलते हैं। कई मेरे हाथ में चिट्ठियां देते हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां देती है, और उन चिट्ठी में एक ही बात लिखी रहती है कि मामा हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, हम में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन हमारे माँ पिता के पास उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए फीस देने का पैसा नहीं है, हमारी फीस की व्यवस्था करवा दो। कई दिनों तक मैं सोचता रहा, बाद में लगा कि अलग अलग किस किस बच्चे की फीस का इंतजाम करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने ये फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में चाहे किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, मध्यम वर्गीय हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, अल्पसंख्यक हो, अगर उन बच्चों का एडमिशन अपने टैलेंट के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी क्षमता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, नेशनल लॉ कॉलेज में होता है, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। मैं टैलेंट की रास्ते में सुविधा को बाधा बनने नहीं दूंगा। ये विश्वास, आत्मविश्वास बच्चों के दिल और दिमाग में भरा होना चाहिए कि अगर हम मेहनती और क्षमता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ऐसे अनेकों अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाए। मैं एक अभियान का चित्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। इस समय मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश वासी हैं वो सब सुन रहे होंगे, नर्मदा सेवा यात्रा हमने प्रारंभ की है। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। महाराष्ट्र को भी बहुत कुछ देती है। गुजरात तो नर्मदा का पानी नहीं होता तो गुजरात नहीं बन पाता, जो समृद्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश को भी नर्मदा जी पानी देती। नर्मदा जी का पानी इंदौर वाले पीते हैं, भोपाल वाले पीते हैं। मैं नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके छिपरा जी में ले गया, क्योंकि मालवा का हमारा पूरा पठार रेगिस्तान बन जाएगी आशंका थी। मैंने वैज्ञानिकों से पूछा, विशेषज्ञों से पूछा कि मालवा को पठार रेगिस्तान बनने से रोक कैसे सकते हैं, तो उनका एक ही तरीका है, नर्मदा के पानी को मालवा में ले आए। अब नर्मदा जी नीचे थी, मालवा 350 मीटर ऊपर था। कई विशेषज्ञों का असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने कहा पानी के बिना मालवा अगर रेगिस्तान बन रहा है तो पानी हर हालत में लाना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 13 महीना में नर्मदा जी के पानी को 350 मीटर लिफ्ट करके 90 किलोमीटर दूर छिपरा जी में ले जाने में हमने सफलता प्राप्त की है। और नर्मदा और छिपरा दो नदियां एक हो गई। हम नर्मदा जी के पानी को गंभीर में ले जाएंगे, काली सिंध में ले जाएंगे, पार्वती में ले जाएंगे, अलग अलग जिलों में हम ले जा रहे हैं। नर्मदा जी हमें बिजली दे रही है, हम पानी से बिजली बना रहे हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की समृद्धि का आधार है। लेकिन पिछले साल जब मैं मई के महीने में डिंडौरी जिला जो नर्मदा के उद्गम स्थल के पास वहां गया तो मैंने देखा नर्मदा में पानी नहीं था। मैंने कहा नर्मदा के पानी को पूरे मध्य प्रदेश में ले जाने की बात कर रहा है शिवराज, अगर नर्मदा जी में ही पानी नहीं रहा तो बाकी मध्य प्रदेश का क्या होगा। तब एक बेचैनी सी मन में हुई और रात भर में सोचता रहा कि करें क्या। और सोचते सोचते कई विशेषज्ञों से मिलने के बाद एक योजना बनाई। नर्मदा जी ग्लेशियर से नहीं निकलती, गंगा जी की तरह नर्मदा जी निकलती है सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ों में जो घने जंगल थे उनके पेड़ वर्षा जल अवशोषित करते थे और बूंद बूंद करके छोड़ते रहते थे बाद में पानी। वही बूंद बूंद पानी इकट्ठा होके नर्मदा जी की धारा बन जाता था। कालांतर में पेड़ कट गए, जंगल साफ हो गए, सैकड़ों सालों से वृक्षों की कटाई जारी थी। कई बार मन में पीड़ा और तकलीफ होती है, ए इंसान तू कितना स्वार्थी हो गया। तूने अपने क्षुद्र स्वार्थ पूरा करने के लिए धरती का सीना चीरा, उसमें से खनिज निकाल लिए, तूने नदियों का पानी प्रदूषित कर दिया, तूने जंगल काट डाले, जंगल नहीं काटा, तूने जीवन काटा है। तूने एक माँ के प्रति एक अपराध किया है। सचमुच में मैं अपराध बोझ से भर गया, क्योंकि हमने अपनी नदियों को प्रदूषित किया, जंगलों को काट डाला। पता नहीं अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम किस सीमा तक पहुंच गए। और तब एक ही विचार आया कि माँ का कर्ज उतारना है, नर्मदा की धारा को निर्बल नहीं होने देना है और सबल बनाना है, प्रदूषण मुक्त करना है। और इसलिए पर दोस्तों 11 तारीख को अमरकंटक से शुरू हुई नर्मदा सेवा यात्रा। ये पर्यावरण बचाने की यात्रा है, ये नदी बचाने की यात्रा है, ये पानी बचाने की यात्रा है, ये पेड़ लगाने की यात्रा है, ये नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की यात्रा है। नर्मदा जी से ये यात्रा प्रारंभ हुई और हम कर क्या रहे हैं उस यात्रा में? एक ही संदेश। सप्ताह में 2 दिन में खुद यात्रा में चल रहा हूँ, 2 दिन अभी मैं यात्रा में पैदल चल के आया हूँ। एक संदेश तो ये कि हम नर्मदा जी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर
व्यापक वृक्षारोपण करेंगे। सरकारी जमीन पर फॉरेस्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां हमने योजना बना ली। लेकिन किसानों की जमीन का क्या होगा? हमने तय किया कि हम किसानों से भी कहेंगे कि 1 किलोमीटर इस तरफ जिनके खेत है और 1 किलोमीटर दूसरी तरफ जिनके खेत है वो केवल फलदार पेड़ लगाएगा। लेकिन किसान फलदार पेड़ लगाएगा तो फल तो 4 साल बाद आएगा, तब तक वो खाएगा क्या? और इसलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि तब तक हम 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसान को मुआवजा देंगे, राहत की राशि देंगे कि भैया तुम पेड़ लगाओ और ये पैसे ले जाओ। वो पैसे तो मिलेंगे ही, जब तक पेड़ बड़े नहीं होते तब तक वो बीच बीच में खेती भी करते रहेंगे, तो खेती से आमदनी अलग होगी। और फलदार वृक्ष ऐसे लगाएंगे जिनसे अच्छे फल पैदा हो 3-4 साल के बाद और उसको अच्छी आमदनी प्राप्त हो। मैं आपको 3 दिन की यात्रा का विवरण दे रहा हूँ। एक भी किसान ऐसा नहीं है कि जिसने इनकार किया हो कि मैं वृक्ष नहीं लगाऊंगा। सब संकल्प पत्र भर रहे हैं कि मैं अपने खेत में अब केवल फलदार पेड़ लगाऊंगा। दोनों तटों पर नर्मदा मैया के 1 किलोमीटर दाएं तट पर और 1 किलोमीटर बाएं तट पर हम हरियाली चुनरी उड़ाएंगे मैया को। 1000 किलोमीटर दोनों तटों पर। और जब इतने पेड़ लगेंगे वो वर्षा जल अवशोषित करेंगे तो नर्मदा जी की धार फिर से सबल और प्रबल बन जाएगी। नर्मदा जी एक उदाहरण होगी नदियों को कैसे जीवित रखा जाए इसका। लेकिन केवल इतना नहीं, हमने ये भी फैसला किया है कि नर्मदा के तट पर जितने शहर हैं उनमें सीवेज का पानी नर्मदा मैया में जाता है, उसे ट्रीटमेंट प्लांट लगा के मल जल का पानी किसी भी कीमत पर नर्मदा जी में नहीं जाने देंगे। ट्रीटेड वाटर जाएगा केवल। और कई जगह तो पानी रिसाइकल करके खेतों में भेज देंगे, लेकिन मैया का आंचल मेला नहीं होने देंगे। मल जल नर्मदा जी की गोद में नहीं जाने देंगे। तीसरी चीज हम लोगों ने तय की है, नर्मदा जी के किनारे जितने गांव है, कई बार अगर शौचालय नहीं होता, टॉयलेट नहीं होता तो किनारे पे ही जाके बैठ जाते हैं। और इसलिए कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें शौचालय ना हो। जितने घर ऐसे निकल रहे हैं हम उसके लिए शौचालय स्वीकृत करके राशि देते जा रहे हैं ताकि कोई घर बिना शौचालय के ना रहे। चौथी चीज हम ये करेंगे कि पूजन के नाम पर भी हम नदियों को प्रदूषित करने का काम करते हैं। हमने फूल डाल दिए, पत्ती डाल दी, दीप जलाए प्लास्टिक के, नर्मदा जी में जला के छोड़ दिया। करी तो हमने पूजा मैया की, लेकिन हमने मैया को प्रदूषित करने का अनजाने में पाप कर दिया। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर जितने घाट हैं वहां पूजन कुंड बनाएंगे। और जनता जनार्दन से हम कह रहे हैं पूजा करना है तो फूल इसमें डालो, पत्ती इसमें डालो, दोने इसमें डालो, चुनरी इसमें डालो। नर्मदा जी की पूजा करना है तो नर्मदा के जल से पवित्र और कुछ हो नहीं सकता। वो पवित्र जल उठाओ और नर्मदा जी में डाल के कहो मैया तेरी जय हो, तेरी पूजा हो गई। पूजन सामग्री के नाम पर और कोई चीज डाल के हम मैया को प्रदूषित नहीं होने देंगे। 5वीं चीज हमने तय की है, अंतिम संस्कार के नाम पर कई बार लोग अपने प्रियजनों को जल समाधि दे देते हैं। दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो नर्मदा जी में सरका दिया, ले जा नर्मदा मैया। अब वो कितना प्रदूषित होती है मैया, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हम हर तट पर मुक्ति धाम जो प्रमुख स्थान है वहां बनाएंगे और ऐसे स्थान पर बनाएंगे जिससे अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ हो जाए और मैया प्रदूषित भी ना हो। एक काम हम और कर रहे हैं, पर्वों पर अलग अलग अमावस्या पूर्णिमा के दिन, अलग अलग पर्वों के दिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग स्नान करने नर्मदा मैया आते हैं। वहां आते हैं तो माताएं बहनें भी आती है। कई घाटों पर वस्त्र बदलने के स्थान नहीं है और इसलिए हमने तय किया है कि माँ बहन और बेटी मर्यादा के साथ स्नान कर सके, इसलिए चेंजिंग रूम बनाएंगे। कोई घाट ऐसा नहीं रहने देंगे जहाँ चेंजिंग रूम नहीं होगा, ताकि स्नान के बाद वस्त्र बदलने का काम हो सके। और इसके साथ एक काम कर रहे हैं, नर्मदा तट के हर गांव में हम नशा मुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं कि मैं ना पीऊंगा और ना पीने दूंगा, अपने गांव को नशा मुक्त करूंगा, नशा मुक्त गांव बन जाए। इसका अभियान हमने चलाया हुआ है और एक प्रार्थना और इसके साथ कर रहे हैं कि हम अपने खेत में जैविक खेती करेंगे। ये केमिकल फर्टिलाइजर के कारण नदियों का जल प्रदूषित हुआ है। केवल नदियों का जल प्रदूषित नहीं हुआ, मनुष्य का शरीर प्रदूषित हो गया है। कैंसर से लेके किडनी फेलियर तक के मामले, हार्ट की बीमारियां कितनी हो रही है। अरे कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पता नहीं कितने कितने कैंसर के पेशेंट्स निकलते हैं। इसलिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। एक अभियान, सामाजिक अभियान, जिसमें सरकार पीछे है, समाज को हमने आगे खड़ा किया है। और इस मंच का लाभ लेते हुए मैं जितने देश भर का अलग अलग वर्ग, संत समाज यहाँ है, फिल्म अभिनेता यहाँ है,
खिलाड़ी यहाँ हैं, राजनेता यहाँ हैं, समाज सेवी यहाँ हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ नर्मदा को पावन करने के सब पवित्र तो वो है ही, जीवन हमें देती है, लेकिन माँ के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह करने के लिए आप भी एक दिन नर्मदा तट आइए, इस यात्रा में चलिए। आपके आने से और ताकत के साथ ये संदेश जाएगा। और ये जो एक आंदोलन चल रहा है नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर, ये दुनिया में नदियों को बचाने का एक अनूठा उदाहरण बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ऐसे सब सामाजिक कामों के लिए हमारे सदगुरु भैयू जी महाराज से आशीर्वाद मांगते हुए और उनसे भी ये प्रार्थना कर दें कि महाराज आपको भी नर्मदा सेवा यात्रा में पधारना है, अपनी माँ के प्रति अपने दायित्व को निभाना है। आप भी पधारिए और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ आप भी पधारे। मैं पत्र लिखकर और आपको इलेक्शन निमंत्रण दूंगा। 11 मई तक ये यात्रा चलेगी, 5 महीने लगातार ये यात्रा चलेगी और दुनिया में नदियों के प्रदूषण मुक्ति का एक अलग अभियान बन के उभरेगी। और मुझे पूरा विश्वास है माँ नर्मदा की कृपा से ही उनकी धार को हम सबल करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे और स्वच्छ जल कल छल छल करके नर्मदा जी में बहेगा। नर्मदा जी के बाद फिर हमको बाकी नदियाँ भी देखनी, छिपरा भी देखनी, कान भी देखनी है। बाकी दिशाओं में इस अभियान को बढ़ाएंगे। समय काफी हो गया है और हम सब महामहिम को सुनना चाहते हैं। मैं सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सूर्योदय परिवार को प्रणाम करते हुए एक ही बात अंत में कहना चाहता हूँ कि आपने ये साफा, और ये भी कोल्हापुरी साफा है, कोल्हापुरी है ना, ये साफा बांध के आपने स्वागत किया है। पगड़ी से बड़ा सम्मान हिंदुस्तान में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इस पगड़ी का मान, सम्मान और सूर्योदय परिवार की शान किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए और सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दत्त भगवान की, सूर्योदय